तो दोस्तों वैसे तो बीसीसीएल आईपीओ का लिस्टिंग हमें काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ था, इसलिए बहुत लोग इस आईपीओ को ऊपर के लेवल पे बाई भी किए हैं। एंड बहुत लोग जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ था वो भी अभी तक होल्ड किए हुए हैं। एंड जो लोग दोस्तों फ्रेश एंट्री नहीं बना पाए थे, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ था, वो स्टिल अभी इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि जो लोग इस आईपीओ में सोच रहे हैं फ्रेश एंट्री लेने के लिए, क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। या फिर दोस्तों जो लोग ऊपर के लेवल पे बाई किए हैं एंड जो लोग इस आईपीओ को होल्ड किए हैं, उन्हें आगे अब क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल कर देनी चाहिए। सारा आपका सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मे भी दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो दूसरा और क्वेश्चन आपके मन में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इस आईपीओ के रिगार्डिंग, इस स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में क्वेरी है उसका जवाब आपको अच्छे से मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। इसमें मेरा कोई भी बाई एंड सेल का डिसीजन नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने रिस्क पे लेना है। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिमाइंडर है कि ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में बटा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टेक्निकल के बारे में कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी कैसी है एंड टेक्निकल वाइज इस आईपीओ में हमें क्या करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़े से भी हेल्प हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि आखिर ये कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है, बिजनेस वाइज कैसी है। तो दोस्तों वैसे तो बात करें इस कंपनी के बारे में यानी बीसीसीएल के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो कंपनी है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। यानी बीसीसीएल में कोल इंडिया का 100% स्टेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें दोस्तों इस आईपीओ के बारे में, तो इस आईपीओ के थ्रू कोल इंडिया लगभग अपना 10% के आसपास स्टेक्स सेल किया था, जिसके बाद अभी भी कोल इंडिया के पास बीसीसीएल का 90% के आसपास स्टेक्स बचा हुआ है। यानी देखा जाए तो मार्केट में अभी 10% के आसपास ही स्टेक्स सेल हुआ है। एंड जो भी 15% के आसपास और स्टेक्स होगा वो बाद में दोस्तों ऑफर फॉर सेल के तहत आ सकता है। मतलब दोस्तों स्टिल बीसीसीएल का 90% जो हिस्सा है वो अभी प्रमोटर के पास ही है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मार्केट में अभी केवल 10% के आसपास ही स्टेक्स जो है वो ट्रेड हो रहा है। उसमें से देखा जाए तो 5% के आसपास जो स्टेक्स है दोस्तों वो डीआईआई के पास है। एंड 5% जो बचा हुआ स्टेक्स है वो आपको पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। यानी पब्लिक के पास जो स्टेक्स है वो दोस्तों काफ़ी कम है, लगभग 5% के आसपास ही। वहीं बात करें तो ये कंपनी कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है। एंड दोस्तों कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने में ये कंपनी इंडिया की एक लीडर कंपनी है। यानी देखा जाए तो इंडिया के अंदर पूरा जो कोकिंग कोल प्रोड्यूस होता है 58% जो कोकिंग कोल है वो दोस्तों बीसीसीएल प्रोड्यूस करती है। यानी इसको आप एक मोनोपोली की तरह देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल आपको स्टील इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्टील इंडस्ट्री में आपको काफ़ी हाई ग्रेड का कोकिंग कोल यूज होता है, जिसमें इन सब कंपनी को मार्जिन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड बात करें दोस्तों तो ये कंपनी कोकिंग कोल तो प्रोड्यूस करती है, बट इस कंपनी जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आपको पावर सेक्टर से देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये कंपनी 96% के आसपास तो कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है, बट कोकिंग कोल से इस कंपनी को केवल 80% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास अभी उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनी जो भी कोकिंग कोल को माइन करती है उसको अच्छे से वाश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उन कोल को ये कंपनी पावर सेक्टर को सेल कर देती है, जहां से इस कंपनी को लगभग 74% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी दोस्तों ये कंपनी कोकिंग कोल तो प्रोड्यूस करती है, बट स्टील इंडस्ट्री से इस कंपनी को केवल 80% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी का जो 74% के आसपास रेवेन्यू है वो दोस्तों पावर सेक्टर से जनरेट होता है। यानी पावर सेक्टर में लो ग्रेड का भी कोयला जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, बट स्टील इंडस्ट्री में आपको काफ़ी हाई ग्रेड का कोयला इस्तेमाल होता है, जैसे कोकिंग कोल का। हालांकि दोस्तों इसको बूस्ट करने के लिए कंपनी अलग से 3 प्लांट को सेटअप भी कर रही है, जहां पे ये कंपनी अपने वासेज कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा पाएगी, जिसके बाद से कंपनी जो है वो स्टील इंडस्ट्री को और ज़्यादा कोयला सेल करेगी। यानी जो भी कोकिंग कोल ये कंपनी प्रोड्यूस करती है उसको और स्टील इंडस्ट्री में सेल करेगी, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और हद तक बढ़ने वाला है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा।
कंपनी का आरओई लगभग 21% के आसपास, आरओसी लगभग 29% के आसपास एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट दोस्तों जीरो है। बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो हालांकि कंपनी आईपीओ के समय थोड़ा सा वैल्यूएशन कम रखी थी, बट आईपीओ लिस्टिंग के बाद कंपनी जो वैल्यूएशन था वो दोस्तों काफ़ी प्रीमियम पे चला गया था। बट स्टिल देखा जाए तो आईपीओ के बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला हुआ था, जिसके बाद ये कंपनी लगभग अपने इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के आसपास आ चुकी है। यानी इसका पी रेशियो लगभग आपको 14 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो भी लगभग आपको 14 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी वैसे देखा है दोस्तों तो फंडामेंटल वाइज आपको इस आईपीओ में कोई भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यानी फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी बिल्कुल ठीक है। बट अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी इसके टेक्निकल के बारे में, तो यहाँ पे आप बीसीसीएल का चार्ट देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो लिस्टिंग था वो लगभग 45 रुपये के आसपास हुआ था एंड फिलहाल अभी इसका प्राइस बैंड जो है वो लगभग 36 रुपये के आसपास आ चुका है। यानी देखा जाए तो 20% तक हमें इस आईपीओ में गिरावट देखने को मिल चुका है। यानी दोस्तों अगर आप इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हैं तो जैसे जैसे इसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे इसके वॉल्यूम में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी इसका वॉल्यूम भी अब आपको ड्राई होते हुए नजर आ रहा है। एंड दोस्तों इस आईपीओ में अगर गिरावट का मेजर रीजन के बारे में बात करें तो पहला रीजन हम मार्केट को दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, जिसके कारण इस आईपीओ में भी हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है। सेकंड अगर बात करें दोस्तों तो ये आईपीओ काफ़ी प्रीमियम पे लिस्ट हो गया था, जिसकी वजह से इस आईपीओ में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि जाहिर सी दोस्तों बात है कि जो लोग भी इस आईपीओ में 60% के आसपास लिस्टिंग गेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें 60% के मुकाबले 95% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिला हुआ था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो इस आईपीओ में बिल्कुल बनता था, क्योंकि एक तो मार्केट भी बहुत कमजोर था एंड लिस्टिंग गेंस भी बहुत ज़बरदस्त मिल चुका था। बट फिलहाल दोस्तों अभी देखा जाए तो ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% हमें डिस्काउंट में मिल रही है। इसलिए बहुत लोग के मन में अभी ये सवाल उठता है कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, एंड जो लोग इस आईपीओ में होल्ड किए हैं उन्हें होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो मार्केट गिरने के कारण ये जो आईपीओ है वो कमज़ोर हुआ है। ऐसा इस कंपनी में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये जो आईपीओ है वो कमज़ोर हुआ है। बात करें तो ऐसा बहुत सारा पहले भी आईपीओ आ चुका है जो लिस्टिंग के बाद तो नीचे गया हुआ था, बट नीचे जाने के बाद फिर से उसमें हमें काफ़ी रैली देखने को मिला हुआ था। एंड इसके उदाहरण के लिए दोस्तों आप श्रीजी शिपिंग को देख सकते हैं, जिसका आईपीओ आपको हाल ही में देखने को मिला हुआ था। इस आईपीओ का भी जब लिस्टिंग हुआ था तो लिस्टिंग होने के बाद ये कंपनी नीचे भी गया था एंड जब एक बार ऊपर चलना शुरू किया था तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके जैसे आप तमाम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड इससे भी बेस्ट अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो वो दोस्तों आप क्वालिटी पावर को देख सकते हैं। ये भी आईपीओ उसी के जैसा है कि मार्केट ख़राब होने की वजह से इस आईपीओ में हमें गिरावट देखने को मिला हुआ था एंड जब एक बार चलना शुरू किया था तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा गेन मिला हुआ था। इसलिए एग्जाम्पल के लिए या तो आप क्वालिटी पावर को देख सकते हैं, श्रीजी शिपिंग को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है वो बेलराइज का आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसमें भी सेम हमें यही स्ट्रक्चर देखने को मिला हुआ था। आईपीओ लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला हुआ था एंड उस गिरावट के बाद जब मार्केट ठीक ठाक चला हुआ था तो उसके बाद हमें इन सब आईपीओ में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला हुआ था। बट दोस्तों वो सब एग्जाम्पल तो प्राइवेट कंपनी का था, बट अगर आप पीएसयू कंपनी को देखते हैं तो पीएसयू कंपनी में आपको आईआरएफसी को जरूर देखनी चाहिए, जिसका लिस्टिंग भी लगभग 30 रुपये के आसपास हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये आईआरएफसी की मंथली चार्ट है जो लगभग 2021 में लिस्ट हुआ था। देखा जाए तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग के बाद लगभग 20-25% का हमें गिरावट देखने को मिला हुआ था, बट दोस्तों एक बार ये जब चलना शुरू किया था तब हमें इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिला हुआ था। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके जैसे और तमाम पीएसयू कंपनी जैसे जीआरएससी को देखते हैं तो उसका भी लिस्टिंग लगभग आपको 100 रुपये के नीचे ही देखने को मिला हुआ था। एंड जीआरएससी को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जीआरएससी किस लेवल पे जा चुका है। हालांकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इन सभी कंपनी को केवल टेक्निकल बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि वो सब कंपनी बहुत अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये कंपनी कुछ अलग सेक्टर से बिलोंग करती है, बट फिर भी दोस्तों अगर पीएसयू कंपनी को या फिर प्राइवेट कंपनी को टेक्निकल वाइज कंपेयर करें तो कुछ ऐसा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें बहुत बार ऐसा होता है आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग के बाद वहाँ से वो आईपीओ नीचे गिरता है, थोड़ा देर सस्टेन करता है एंड उसके बाद चलता है तो हमें ठीक ठाक मोमेंट देखने को मिलता है। एंड सेम अगर बीसीसीएल का आईपीओ चलता है तो सेम मोमेंटम आपको बीसीसीएल के आईपीओ में भी देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ये कंपनी अपने हाई से 20% के आसपास गिर चुका है, थोड़ा बहुत ये और आईपीओ गिरावट दिखा सकता है, उसके बाद एक अच्छा खासा अगर बेस बनाता है एंड वहाँ से चलना शुरू करता है तो इसमें हमें एक ठीक ठाक रैली देखने को मिल सकता है।
बट याद रहे दोस्तों कि ये रैली कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। मे भी इसमें रैली आपको एक सप्ताह के अंदर ही देखने को मिल सकता है, या फिर अच्छा मूव देने में ये 1 मंथ का भी टाइम ले सकता है, या फिर इवन 3 मंथ का भी टाइम ले सकता है। जैसा आगे मार्केट परफॉर्म करेगा इसका भी परफॉर्मेंस हमें मार्केट के बेस्ट पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में इस कंपनी का शेयर भी आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितने बड़े कंपनी का शेयर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इसके इशू साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका इशू साइज लगभग 1069 करोड़ के आसपास था, जिसमें से 273 करोड़ जो है वो एंकर के लिए रिजर्व रखा गया था। यानी ये जो 273 करोड़ है उसका दोस्तों आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएगा, जिसका पहला लॉक इन आपको 12 फरवरी को एंड होगा एंड दूसरा लॉक इन जो है वो दोस्तों 13 अप्रैल को खुलेगा। यानी अभी इस आईपीओ जो मार्केट में फ्री शेयर है वो लगभग आपको 796 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी दूसरे आईपीओ के मुकाबले इस आईपीओ का मार्केट में बहुत ही कम शेयर बचा हुआ है, क्योंकि इसका इशू साइज भी काफ़ी छोटा था। इसलिए ऑलरेडी दोस्तों ये 20% के आसपास गिर चुका है एंड इवन थोड़ा बहुत और गिरावट दिखाता है तो मे भी 5 से 10% का हमें और इसमें फॉल देखने को मिल सकता है एंड मे भी एक नीचे अच्छा खासा बेस बनाता है एंड उसके बाद ये चलना शुरू करता है तो मे भी दोस्तों फ्यूचर में ठीक ठाक चल सकता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर दूसरे पीएसयू सेक्टर में अगर आप 50 रुपये के नीचे कोई शेयर ढूंढते हैं तो वो आपको कोई भी नहीं मिलेगा तो आपको भारत कोकिंग कोल का शेयर ही मिलेगा, जो अभी लगभग 50 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा है। इसलिए दोस्तों मैं भी अगर ये चलता है तो सबकी निगाहें इस आईपीओ पे बना रहेगा, क्योंकि अगर चलेगा तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट कब तक सही होता है, कब तक हमें इस आईपीओ में मूव देखने को मिलता है। बट याद रहे दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपने रिस्क एंड अपने रिस्क लगाने के बाद ही ले। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों सेफ इन्वेस्टिंग।